साहब हमारी लड़की गायब हो गई है। दरोगा कहता है कितने घंटे हुए। पीड़ित व्यक्ति या महिला बोलती है कि साहब 2-3 घंटे से हमारी लड़की लापता है। तभी दरोगा कानून का पाठ पढ़ाते हुए बोलता है कि क्या आपको मालूम नहीं कि 24 घंटे से पहले पुलिस किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले सकती। कानून में 24 घंटे से पहले किसी भी लापता को ढूंढने का कोई प्रावधान नहीं है। अक्सर हिंदी फिल्मों में इस डायलॉग को आपने खूब देखा होगा। और अगर आपके घर से भी कोई महिला या बच्ची लापता हुई होगी तो जब आप थाने या चौकी गए होंगे तो पुलिस वाले अक्सर ऐसा बिहेव करते हैं और आपने खूब इस तरह का बिहेवियर पुलिस वालों के साथ आपने देखा होगा। जब हमारे घर से कोई लापता होता है तो हमसे पूछिए साहब कि क्या बीतती है। दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर जब टूट पड़ता है तो क्या एक आम आदमी के ऊपर बीतती है। आप तो कानून की किताब लेकर बैठे रहते हैं। ठीक ऐसा ही अंकिता भंडारी हत्याकांड में हुआ। जब पुलिस के पास पीड़ित पक्ष से जुड़े लोग पहुंचे तो उसके साथ न्याय नहीं हुआ। उसको भी 24 घंटे का हवाला दिया गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड के पीछे पुलिस के अलावा उत्तराखंड की जो रेवेन्यू पुलिसिंग है वो भी जिम्मेदार है। इसके अलावा दर्शकों मैं आपको बता दूं कि जो अंकिता भंडारी कांड से जुड़े जो हत्या आरोपी हैं पुलिस ने उनको रिमांड पर ले लिया है। और जो हमारे सूत्र हैं वो दावा कर रहे हैं कि एसआईटी और पुलिस जो तमाम वीवीआईपी लोग हैं जो उस रिजॉर्ट में आकर अय्याशी करते थे या जो अंकिता के साथ सोना चाहते थे उनको पुलिस बचाने का काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ ऑन इंडिया के डिजिटल पेज पर आपका लगातार स्वागत है। दर्शकों, आपको याद होगा कि लगातार न्यूज़ ऑन इंडिया जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है उसकी परत दर परत खोल कर रख रहा है आपके सामने। और आज हमारे पास एक ऐसा मुद्दा लगा है हाथ में जो पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको दर्शकों बता दूं कि पूरे देश में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है कि जहां पर पहाड़ पर आज भी जो वर्दी वाली पुलिसिंग है वो लागू ही नहीं होती। जब कोई हीनियस क्राइम होता है तब वर्दी वाले पुलिस वाले वहां पर जाते हैं। उससे पहले जो छोटे मोटे मामले होते हैं वो रेवेन्यू पुलिस यानी कि जो पटवारी और सटवारी की व्यवस्था है वो उत्तराखंड की कानून व्यवस्था को संभालती है। एक पटवारी जो कि देश के बाकी राज्यों में जिसके ऊपर केवल ज़मीन का और रेवेन्यू का काम होता है, उत्तराखंड के जो दुर्गम पहाड़ हैं या पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर वो क्राइम के केस तक संभालता है। शायद यही वजह है कि जो अपराधी हैं वो रेवेन्यू पुलिसिंग से नहीं डरते, क्योंकि जो रेवेन्यू का व्यक्ति होता है या तो वो ईमानदार होता है तो कायदे से काम करता है, और अगर बेईमान होता है तो अपराधियों से भी वो पैसा लेने से नहीं चूकता। अब आप अंकिता भंडारी हत्याकांड में आप देखिए कि जो उस रिजॉर्ट के आसपास का जिसके पटवारी के ऊपर जो विवेक था, जो इंचार्ज था, वो अक्सर उस रिजॉर्ट में जाता था। इस बात का खुलासा हुआ है। और जो एसआईटी की जांच चल रही है उसने उस जो पटवारी का जो लेखा जोखा है, उसकी मोबाइल की कॉल डिटेल, लोकेशन सब निकाली है और उसमें यह पाया गया है कि वो उस रिजॉर्ट में अक्सर आता था। अब देखिए, इस बात के सबूत तो नहीं मिले हैं कि भाई वहाँ पर वो आकर क्या करता था, अय्याशी करता था, शराब पीता था, लेकिन अगर एक पटवारी अपना कामकाज छोड़कर उस रिजॉर्ट में आ रहा है तो निश्चित तौर पर भजन कीर्तन करने तो वो नहीं आता होगा। और जब अंकिता भंडारी गायब हुई या उसका मर्डर हुआ तो उस पटवारी के पास हत्या आरोपी गए। इस बात का खुलासा हुआ है कि उसी ने सलाह दी थी कि भाई आप इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दो, क्योंकि आज नहीं तो कल उसके हत्याकांड से पर्दा उठना है। तो ऐसे में अगर आप लोग उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देंगे तो आपके ऊपर शक नहीं जाएगा। उसके बाद वो फरार हो गया। उसके फरारी के बाद ही जो अंकिता के घर वाले थे उनको शक हुआ कि वो भी इस कांड में शामिल है। उसके बाद जब दूसरा पटवारी वैभव आया तो वैभव ने भी इस मामले में हीलाबाई बरतनी शुरू कर दी। और जब लोगों का धरना प्रदर्शन बढ़ने लगा, गुस्सा बढ़ने लगा, तब ये मामला सिविल पुलिस को ट्रांसफर हुआ। अब सिविल पुलिस भी इस बात को मानती है कि रेवेन्यू पुलिसिंग अंकिता भंडारी की घटना के पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदार है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकिता भंडारी के घर गए। वैसे तो दोस्तों उत्तराखंड में न जाने रोजाना कितने मर्डर होते होंगे, लेकिन कभी कोई मुख्यमंत्री
किसी के परिवार को सांत्वना देने नहीं जाता। लेकिन पुष्कर सिंह धामी समझते हैं इस केस की संवेदनशीलता। जिस तरह से मीडिया ट्रायल का यह केस हिस्सा बना है, उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि अगर इस मामले में जरा सी भी लापरवाही अब बरती गई तो उनके ऊपर सवाल उठेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री तमाम तरह की सांत्वना देने के बाद परिवार को 25 लाख रुपए का चेक भी उन्होंने सौंपा अंकिता भंडारी के घर पर, ताकि उन लोगों का जो गुस्सा है थोड़ा सा कम हो सके। लेकिन एक गरीब परिवार की जो बच्ची है उसकी इज्जत का क्या हुआ? इज्जत की तो रखवाली आपकी रेवेन्यू पुलिसिंग ने नहीं की। अगर वाकई आप अंकिता भंडारी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, तो उत्तराखंड से आप रेवेन्यू पुलिसिंग खत्म करिए। जो उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियां हैं, अब सारा सिस्टम बदल चुका है। पहले पहाड़ पर मुझे भी मालूम है कि पुलिस का व्यवहार गलत था, पहाड़ पर पुलिस को अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए रेवेन्यू पुलिस की वहां पर परंपरा थी। अब उस परंपरा को खत्म कर दीजिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोशिश की थी इस परंपरा को खत्म करने की, लेकिन वो फिर मुख्यमंत्री पद से हट गए। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी, आपको मौका मिला है कि अंकिता भंडारी तो चली गई जहां उसको जाना था, लेकिन कम से कम आप इस व्यवस्था को खत्म कर दीजिए ताकि कोई दूसरी अंकिता भंडारी पैदा ना हो। और जिस तरह से ये रिजॉर्ट में रेवेन्यू पुलिसिंग का और अय्याशों का जो गठजोड़ है वो टूटे, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से एसीएस होम ने डिटेल मांगी है पूरे प्रदेश के जिलाधिकारी से और कप्तानों से कि भाई जहाँ जहाँ रेवेन्यू पुलिस है वहाँ के सिस्टम की आप हमें जानकारी दीजिए, उससे लगता है कि मुझे कि आने वाले कुछ दिनों में ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। खैर, अब बात करते हैं लगातार इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है। देखिए, आज तीनों हत्या आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है और मुझे इस बात की पुख्ता खबर मिल रही है कि जो हत्या आरोपियों के अलावा जो वजह थी अंकिता भंडारी हत्याकांड के पीछे, जो अय्याशियां वहां पर होती थी, उनसे फिलहाल पुलिस किसी तरह का कोई पर्दा नहीं उठाने जा रही है। ये बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए। देखिए, अंकिता का एक चैट मैसेज वायरल हो रहा था। उसने अपने दोस्त को लिखा था कि जो रिजॉर्ट के मालिक हैं वो कुछ एक्स्ट्रा सर्विस वीआईपी गेस्ट को दिलवाना चाहते हैं। अब एसआईटी और जो पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, उन्होंने उसके कंटेंट को ही बदल दिया है। उनका कहना है कि चैट में लिखा हुआ था कि वीआईपी को सर्विस देनी है। अरे भैया, रिजॉर्ट में जो भी लड़की काम करती है तमाम तरह की सर्विस देनी होती है। सर्विस का मतलब काम से होता है, लेकिन एक रिसेप्शनिस्ट को भला वीआईपी को सर्विस देने की क्या जरूरत पड़ेगी? क्यों वो लिखेगी सर्विस देने के लिए कहा गया है? आप समझिए, हर लड़की उसके अंदर शर्म होती है, हर चीज को वो खुलकर नहीं कह सकती कि उससे क्या करने के लिए कहा गया है, इसलिए उसने अपने दोस्त को सर्विस वर्ड लिखा। अब पुलिस इसको अपने अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रही है। इससे लगता है कि उत्तराखंड का कोई महत्वपूर्ण वीआईपी है जिसका इस केस में पुलिस नाम नहीं डालना चाहती, लेकिन उत्तराखंड की जनता को उम्मीद है और वो चाहती भी है कि इन तीनों हत्यारोपियों के अलावा वो लोग भी सलाखों के पीछे होने चाहिए जो वहां पर अय्याशी करते थे, जो पैसों की लड़कियां वहां पर लाते थे। इसके अलावा जिनकी निगाह रिजॉर्ट में काम करने वाली गरीब लड़कियों पर होती थी। क्या किसी का जन्मजात सुंदर होना गुनाह है? इसी गुनाह की सजा अंकिता भंडारी को मिली। अगर वो दिखने में अच्छी थी तो इसमें उसकी क्या गलती थी? उसकी खूबसूरती ही उसके लिए अभिशाप बन गई। इसी वजह से जो वीआईपी गेस्ट वहां पर आते थे उनकी निगाह अंकिता भंडारी के ऊपर रहती थी। लेकिन जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मुझे क्राइम की पत्रकारिता करने का बहुत अनुभव है और मैं दावे से कह सकता हूं कि वनंतरा रिजॉर्ट में जो अय्याशी का खेल होता था, इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, कौन से वो वीआईपी हैं, मुझे नहीं लगता जो प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको देखकर कि उसका खुलासा होने जा रहा है। खैर, उम्मीद तो है उत्तराखंड पुलिस से कि भाई मेरे इस वहम को, मेरी शक को वो गलत साबित करे, और देखना होगा अगले कुछ
दिनों में या कुछ घंटों में कि पुलिस की जो तफ्तीश है वो किस दिशा में जा रही है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अंकिता भंडारी के परिजन और उत्तराखंड की जनता गुस्से में है और उनके गुस्से को देखकर एसआईटी को काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ जाए। धन्यवाद।